नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम की सीरीज़ में। और इस डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम की सीरीज़ के माध्यम से जो समसामयिक घटनाएं होती हैं और जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती हैं, उन्हें आप तक पहुंचाने का प्रयास रहता है। और इसमें हम एमसीक्यू और व्याख्या के माध्यम से उन घटनाओं को आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी इस चैनल को शेयर कर दें। चलिए आज के लिए पहला प्रश्न आपके लिए। तो 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन कहाँ हुआ? तो ऑप्शन ए कह रहा है ब्राज़ील, ऑप्शन बी कह रहा है फ्रांस, ऑप्शन सी कह रहा है जापान, ऑप्शन डी कह रहा है भारत। तो अभी जो है 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन जो है कहाँ पर हुआ? ब्राज़ील में हुआ। ठीक है। और अगली जो मेज़बानी होगा वो भारत करेगा। तो यहाँ अगला वाला है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है, ये अगले साल के लिए होगा। लेकिन अभी जो है प्रेजेंट के हिसाब से ब्राज़ील है, ऑप्शन ए सही है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला 3 से 5 जून 2025 को ब्राज़ील के ब्रासिलिया में आयोजित होने वाले 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अब ये 5 जून नहीं है बल्कि 8 जून है। ठीक है, 8 जून को समापन हुआ। तो प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश राय, श्री सुरेंद्र सिंह नागर, संसद सदस्य और राज्यसभा सदस्य श्री विजय राज्यसभा होगा। ठीक है, सभा सदस्य श्री विजय बघेल, संसद सदस्य जो है लोकसभा सदस्य श्री विवेक कुमार और संसद सदस्य डॉक्टर सबरी वाय रेड्डी, संसद सदस्य के रूप में उत्पल कुमार सिंह, महासचिव लोकसभा और श्री पीसी मोदी महासचिव राज्यसभा भी शामिल हुए। 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच का समग्र विषय था क्या था? तो एक अधिक समावेशी और सतत वैश्विक शासन के निर्माण में ब्रिक्स संसदों की भूमिका, तो ये इस बार का विषय था। तो ये याद रखिएगा। तो ब्रिक्स देशों के बारे में बात करें तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया, इंडोनेशिया और ईरान, ये ब्रिक्स देशों के सदस्य हैं। और आमंत्रित देशों के रूप में बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान के पीठासीन अधिकारी और संसद सदस्य तथा अंतर संसदीय संघ की अध्यक्ष महामहिम सुश्री तुलिया एक्सन मंच की बैठकों में शामिल हुए। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष बहुपक्षीय शांति और सुरक्षा आर्किटेक्चर के सुधार के लिए ब्रिक्स संसदों की एकजुटता और उत्तरदायी और समावेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए अंतर संसदीय सहयोग पर फोरम को संबोधित किए। भारतीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न विषयों पर फोरम की विविध बैठकों में अपने विचारों को साझा किए। लोकसभा अध्यक्ष इस अवसर पर प्रतिभागी संसदों के पीठासीन अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी किए थे। ओम बिरला द्वारा अभी जो है जब इसकी फोरम में नेतृत्व किया भारत की तरफ से, तो उसमें कुछ बातें कही गई और उनके द्वारा कुछ सुझाव भी दिए गए। तो क्या कहा गया? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, सार्थक संवाद हुआ, विचारों का आदान प्रदान हुआ और ब्रिक्स देशों के बीच संसदीय सहयोग को मजबूत करने, एआई तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने और आर्थिक मामलों पर मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। संकल्प स्वीकार किए जाने के साथ शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में ब्रिक्स देशों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि हमें सामूहिक रूप से आतंकवाद का मुकाबला करना चाहिए। उन्होंने 22 अप्रैल को भारत में पहलगाम कश्मीर में हुई आतंकवादी घटना की निंदा की और संयुक्त प्रयासों से आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने भी दुनिया के सभी देशों से आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का आह्वान किया है। इस बात पर भी चर्चा हुई कि हमें भविष्य में
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस दिशा में और किस प्रकार उपयोग करना चाहिए। इस बात पर सहमति हुई कि एआई का उपयोग किया जाना चाहिए और यह आवश्यक है, लेकिन इसके उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही भी होनी चाहिए। इसके अलावा आर्थिक समावेशन और ब्रिक्स देश किस प्रकार व्यापार को बढ़ा सकते हैं तथा आपस में आर्थिक सहयोग को बेहतर बना सकते हैं, इन मुद्दों पर भी चर्चा हुई। भारत ने हमेशा विधि के शासन, वैश्विक सहयोग तथा विश्व मंच पर संवाद की आवश्यकता का समर्थन किया है। भारत अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अन्य ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर के भारत आर्थिक, सामाजिक, व्यापार, एआई तथा अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेगा। भारत में शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा निर्धारित किया जाएगा तथा भारत इस सम्मेलन की मेजबानी को सफलतापूर्वक और सार्थक ढंग से करेगा। सभी ब्रिक्स देशों को धन्यवाद देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने कहा कि मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि संयुक्त प्रयासों, संसदीय आदान प्रदान, विचारों, सर्वोत्तम प्रथाओं तथा अनुभवों के आदान प्रदान के माध्यम से हम अपने नागरिकों के साथ जुड़ करके उनके जीवन में सार्थक परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये कुछ प्रमुख बातें रही ओम बिरला जी द्वारा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पद की शपथ किसने ली है? अगला प्रश्न आपके लिए। तो ऑप्शन ए कह रहा है ली जे म्यांग, ऑप्शन बी कह रहा है करोल नवारोकी, ऑप्शन सी कह रहा है जेसी विलन और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो अभी जो है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है किसने? ली जे म्यान ने। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। व्याख्या को देखें तो दक्षिण अफ्रीका की लिबरल पार्टी के उम्मीदवार हैं ली जे म्यांग को मंगलवार के आकस्मिक चुनाव में राष्ट्रपति चुना गया है। 6 महीने पहले उन्होंने अपने अपदस्थ पूर्ववर्ती द्वारा लगाए गए चौंकाने वाले मार्शल लॉ के खिलाफ मतदान करने के लिए सैन्य घेराबंदी को चकमा दिया था। ली की जीत एशिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में राजनीतिक बदलाव की शुरुआत करेगा। मार्शल लॉ के खिलाफ प्रतिक्रिया के बाद रूढ़िवादी बाहरी व्यक्ति यून सुक येओल को हार का सामना करना पड़ा, जिन्होंने 2022 के चुनाव में ली को मामूली अंतर से हराया था। राष्ट्रीय चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 99% से अधिक मतों की गणना के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के ली को 49.3% मत मिले। तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी है, ठीक है, और लिबरल पार्टी, ठीक है, मिले, जबकि पीपीपी उम्मीदवार किम मून सू को 41.3% मत मिले। दक्षिण कोरिया के 44.39 मिलियन पात्र मतदाताओं में से लगभग 80% ने अपने मत डाले, जो 1997 के बाद से देश में राष्ट्रपति चुनाव के लिए सबसे अधिक मतदान है। ली ने मतदान को यून के मार्शल लॉ और पीपुल पावर पार्टी द्वारा उस निर्णय से खुद को अलग करने में विफलता के खिलाफ निर्णय दिवस मनाया कहा था। दक्षिण कोरिया की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? सियोल है। मुद्रा के नाम की बात करें तो वान है। दक्षिण कोरिया की संसद का नाम की बात करें तो नेशनल असेंबली है। वर्तमान प्रधानमंत्री जो हैं इस समय कौन है? तो हैन डुक सू है। दक्षिण कोरिया का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अगस्त, यानी जापान से स्वतंत्रता मिली थी 1945 को, तो 15 अगस्त को दक्षिण कोरिया का स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को अलग करने वाली रेखा का नाम क्या है? तो समानांतर रेखा 38वीं पैरेलल लाइन जो है ये दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को अलग करती है। कोरियाई युद्ध कब हुआ था? तो 1950 से 1953 के मध्य वहाँ पर युद्ध चला था। दक्षिण कोरिया की प्रमुख कंपनियाँ कौन कौन सी हैं? तो सैमसंग है, हुंडई है, एलजी है, किया है। ये प्रमुख रूप से दक्षिण कोरिया की कंपनियाँ हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबाइन्स गल एक समुद्री पक्षी है जो मुख्य रूप से आर्कटिक और उप आर्कटिक क्षेत्रों में पाया जाता है। तो हालांकि इस प्रश्न पर हमने पिछले क्लासेस में चर्चा की थी, लेकिन अभी फिर से इसके महत्वता को देखते हुए फिर से शामिल किया गया है। इसमें कुछ प्रमुख चीज़ें और भी ऐड करनी थी। और इसका नाम जो है, सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है इसका नाम जीमा शाबिनी है।
तो वैज्ञानिक नाम जीमा साबिनी है। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए व्याख्या को देखें। तो चर्चा में क्यों है? हाल ही में गुजरात के नल सरोवर पक्षी अभयारण्य में आर्कटिक समुद्री पक्षी सबाइन्स गल को देखा गया। सबाइन्स गल एक समुद्री पक्षी है जो मुख्य रूप से आर्कटिक और उप आर्कटिक क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम जीमा साबिनी है। इसका नाम अंग्रेज सबाइन्स के नाम पर रखा गया है, जो इसे पहली बार खोजने वाले वैज्ञानिक थे। सबाइन्स गल के बारे में बात करें तो यह पक्षी अपने अनोखे त्रिकोणाकार पंखों के लिए जाना जाता है। यह पक्षी विशेष रूप से समुद्री प्रवास के दौरान लंबी दूरी तय करता है। इसका रंग मुख्यतः सफ़ेद और ग्रे होता है। साथ ही यह पीले रंग की पूंछ भी होती है। इसकी नल सरोवर पक्षी अभयारण्य के बारे में बात करें जो यहाँ पर अभी पाया गया है, तो जीमा साबिनी। तो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले के संड गांव में स्थित है। यह अभयारण्य मुख्यतः एक प्राकृतिक झील और आसपास के दलदली क्षेत्रों में बना है, जिसमें 36 छोटे छोटे द्वीप भी शामिल है। यहाँ 210 से अधिक पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से 70 से अधिक प्रवासी पक्षी हैं। प्रमुख प्रजातियों में फ्लेमिंगो, सारस क्रेन, बतखे, बस्टर्ड, पेलिकन, इबीस, स्टार्क, हेरन और एग्रिटस शामिल हैं। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य को 24 सितंबर 2012 को रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो 2012 में रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आर्द्रभूमि क्षेत्र बनाता है। रामसर स्थल के बारे में बात करें तो रामसर स्थल रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्रभूमि है, जिसे एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि वेटलैंड्स पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। रामसर सामान्यतः दुनिया भर में आर्द्रभूमि की पहचान है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं, खासकर अगर वे जल पक्षी या पक्षियों की लगभग 180 प्रजातियों को आवास प्रदान करते हैं। ऐसी आर्द्रभूमियों के संरक्षण और उनके संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग में अंतर्राष्ट्रीय हित और सहयोग शामिल है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। भारत की रामसर आर्द्रभूमि 18 राज्यों में देश के कुल आर्द्रभूमि क्षेत्र में 11,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। किसी अन्य दक्षिण एशियाई देश में उतने स्थल नहीं हैं, हालांकि इसका भारत की भौगोलिक विस्तार और उष्णकटिबंधीय विविधता से बहुत कुछ लेना देना है। यह एक अंतर सरकारी संधि है। कौन सा? रामसर कन्वेंशन, जिसे 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर स्थित ईरानी शहर रामसर में अपनाया गया था। भारत में यह 1 फरवरी 1982 को लागू किया गया, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया। विश्व आर्द्रभूमि दिवस की बात करें, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे की बात करें, तो 2 फरवरी 1971 को आर्द्रभूमि पर इस अंतर्राष्ट्रीय समझौते को अपनाने के उपलक्ष्य में विश्व भर में मनाया जाता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपके लिए देता हूँ कि 2025 की रामसर समझौते के तहत जो है आर्द्रभूमि के लिए संरक्षण के लिए जो मनाया गया, उसकी थीम क्या थी? ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो पारसनाथ पहाड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अभी जो है पारसनाथ पहाड़ी बहुत ही चर्चा में है, और इसका प्रमुख कारण है कि जो वहाँ पर जो प्रमुख रूप से जैन समुदाय हैं और संथाल समुदाय, इनके मध्य जो है विवाद की स्थिति बनी हुई है, इसलिए यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो स्टेटमेंट 1 कह रहा है, यह पर्वत जैनों द्वारा पारसनाथ तथा संथाल समुदाय द्वारा मरांग बुरु के रूप में जाना जाता है। संथाल के मरांग बुरु को सर्वोच्च प्राणवादी देवता और न्याय का आसन माना जाता है। तो सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो हाल ही में झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को पारसनाथ पहाड़ी पर मांस, शराब और मादक पदार्थों की बिक्री तथा सेवन पर पहले से लागू प्रतिबंध को और सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है, इसीलिए यह चर्चा में है। तो पारसनाथ पहाड़ी के बारे में बात करें तो यह पर्वत
जैनों द्वारा पारसनाथ तथा संथाल समुदाय द्वारा मरांग बुरु अर्थात महान पर्वत के रूप में जाना जाता है। तो मरांग बुरु का शाब्दिक अर्थ क्या है? महान पर्वत। जैनियों के लिए बात करें तो यह वह स्थान है जहां पार्श्वनाथ सहित 24 तीर्थंकरों में से 20 ने निर्वाण प्राप्त किया था। पहाड़ी पर अनेक जैन मंदिर और धाम स्थित हैं। संथालों के लिए मरांग बुरु को सर्वोच्च प्राणवादी देवता और न्याय का आसन माना जाता है। पहाड़ी पर स्थित जुग जाहेर थान पवित्र उपवन है जो संथालों का सबसे पवित्र धोरोमगढ़ यानी धार्मिक स्थल है। लोवीर बैसी जो कि संथाल समुदाय की पारंपरिक जनजाति परिषद है, पर्वत की तलहटी में ग्रामों के बीच में विवादों को सुलझाने के लिए बैठक आयोजित करती है। वर्ष 1855 का संथाल हुल, जिसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने किया था, ये संथाल विद्रोह है। ठीक है, मरांग बुरु से ही शुरू हुआ एक महत्वपूर्ण जनजाति विद्रोह था। पारसनाथ पहाड़ी विवाद के बारे में बात करें तो यह प्रमुख विवाद सेंद्रा उत्सव को लेकर के है, जो संथाल समुदाय द्वारा पहाड़ी पर आयोजित एक पारंपरिक अनुष्ठानिक शिकार है। यह प्रथा जो संथाल लोगों के लिए एक संस्कार मानी जाती है, जैन समुदाय के अहिंसा और शाकाहार के मूल्यों के बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि जैन धर्म पूर्णतः क्या है? नास्तिक धर्म है और साथ ही साथ अहिंसा पर आधारित है। जीवों को मारना उसमें पाप समझा गया है, जिसके कारण संथालों और जैनियों के बीच कानूनी संघर्ष उत्पन्न हुआ है। ठीक है, संथाल जनजाति के बारे में बात करें तो संथाल जनजाति भारत की सबसे बड़ी आदिवासी समुदायों में से एक है, जो मुख्यतः झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा असम में निवास करती है। वे संथाली भाषा बोलते हैं, जो संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त है और जिसकी अपनी लिपि ओल चिकी है, जिसे पंडित रघुनाथ मुर्मू ने विकसित किया था। नृत्य की बात करें तो एनेज और संगीत की बात करें तो सेरेंग उनके उत्सवों तथा सामाजिक आयोजनों में सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का मुख्य आधार है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 जारी हुआ। इसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन ए कह रहा है 10वां, ऑप्शन बी कह रहा है 15वां, ऑप्शन सी कह रहा है 21वां, ऑप्शन डी कह रहा है 31वां। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाता है, यानी 10वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 यानी CCPI 2025 में भारत की स्थिति की बात करें तो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 10वां प्राप्त हुआ है। भारत 2025 के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 10वें स्थान पर है। यह भारत के जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में किए गए प्रयासों को दर्शाता है। भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और वातावरणीय नीतियों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे इसकी स्थिति में सुधार हुआ है। अब CCPI के बारे में बात करें, 2025 के मुख्य अवलोकन की बात करें तो भारत का प्रयास क्या रहा है? तो नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी करने के लिए कई योजनाएं, वाटर ऊर्जा और कचरा प्रबंधन में सुधार के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम इत्यादि लागू किया गया। इसीलिए जो है भारत की स्थिति 10वें स्थान पर है। और 6 जून को जो हमने करंट अफेयर का क्लास लिया था, उसमें पर्यावरण दिवस के संदर्भ में, ग्रीन हाउस गैस के संदर्भ में, नवीकरणीय ऊर्जा के संदर्भ में इन सब मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की थी। तो आप लोग रेगुलर बने रहा कीजिए। ठीक है, भारत की प्राथमिकताएं क्या क्या हैं? तो वातावरणीय पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण करना, स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ाना, जलवायु परिवर्तन के लिए अनुकूल उपाय करना। CCPI के मानदंड क्या हैं? तो यहाँ पर कुछ प्रमुख मानदंड दिए गए हैं, जैसे गैस उत्सर्जन में कमी करना है, जलवायु नीतियों को अपनाना, नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देना, ऊर्जा उपयोग दक्षता में सुधार लाना। CCPI 2025 के टॉप 3 देश कौन कौन से हैं जो प्रथम शीर्ष हैं? तो डेनमार्क सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में, स्वीडन उसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा में बेहतरीन काम किया और नॉर्वे ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी दर्ज की है। तो ये शीर्ष 3 है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो रक्षा संपदा का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो S पद्मानाथन, ऑप्शन बी कह रहा है शैलेंद्र नाथ गुप्ता,
ऑप्शन सी कह रहा है राजीव मेमानी, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो अभी जो है शैलेंद्र नाथ गुप्ता जी को रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो भारतीय रक्षा संपदा सेवा यानी IDES के 1990 बैच के अधिकारी हैं शैलेंद्र नाथ गुप्ता को रक्षा संपदा महानिदेशक यानी DGDE नियुक्त किया गया है। छावनी प्रशासन और रक्षा भूमि प्रबंधन में 3 दशकों से अधिक के अनुभव के साथ गुप्ता ने शनिवार को आधिकारिक तौर पर कार्यभार संभाला, जिससे देश भर में फैली भारत की विशाल रक्षा भूमि परिसंपत्तियों के प्रबंधन में एक अनुभवी नेतृत्व दृष्टिकोण सामने आया है। चर्चा में है क्यों? तो 1 जून 2025 को शैलेंद्र नाथ गुप्ता ने आधिकारिक तौर पर रक्षा संपदा महानिदेशक का पदभार संभाला। उनकी नियुक्ति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि DGDE भारत भर में लगभग 18 लाख एकड़ रक्षा भूमि के प्रबंधन की देखरेख करते हैं। IDES यानी भारतीय रक्षा संपदा सेवा के 1990 बैच से संबंधित हैं। कौन? शैलेंद्र नाथ गुप्ता जी। इनके अनुभवों की बात करें तो छावनी बोर्ड के CEO रह चुके हैं, DEO रह चुके हैं, स्टाफ ऑफिसर रह चुके हैं, निदेशक रह चुके हैं और प्रधान निदेशक भी रह चुके हैं। रक्षा प्रशासनिक भूमि की बात करें तो 18 लाख एकड़ में यह रक्षा प्रशासन करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो सिंदूर पौधे के विकास के लिए सबसे उपयुक्त मृदा होती है। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 7 जून को अपने आवास में ये सिंदूर का पौधा लगाया गया, इसलिए चर्चा में है। तो इसके लिए जो सबसे उपयुक्त मृदा होती है वो क्षारीय मृदा होती है। ठीक है, चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो सिंदूर का पौधा चर्चा में क्यों है? तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, माफ़ कीजिएगा 7 जून को नहीं, मतलब 5 जून को भारत के प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में स्थित 7 लोक कल्याण मार्ग के अपने आवास पर सिंदूर के पौधे का पौधारोपण किया। ये 7 तारीख ये वाला याद आ रहा था। ठीक है, सिंदूर पेड़ के बारे में बात करें तो सिंदूर का पेड़, जिसे हिंदी में सिंदूर या कुमकुम का पेड़ कहा जाता है, महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह परंपरागत रूप से सिंदूर यानी लाल रंग का प्राकृतिक स्रोत है। तो अभी तो जो यूज हो रहा है वो केमिकल युक्त सिंदूर यूज होता है, लेकिन प्राकृतिक रूप से भी ये पाया जाता है। बाज़ार में आजकल कई केमिकल युक्त सिंदूर मिलते हैं, लेकिन असली सिंदूर इसी पेड़ के बीजों से निकलता है। सिंदूर पेड़ की विशेषताओं की बात करें तो इस पेड़ को अंग्रेजी में बिक्सा और लाना या लिपस्टिक ट्री या कमल ट्री कहा जाता है। पेड़ पर फल गुच्छों में लगते हैं जिनकी सतह पर नरम कांटे होते हैं। फल पकने के बाद फलों को तोड़ने पर अंदर से लाल रंग के छोटे छोटे बीज निकलते हैं। इन बीजों से सिंदूर या प्राकृतिक रंग के रूप में उपयोग किया जाता है। बीजों को सुखाकर पीसने पर सिंदूर पाउडर तैयार किया जाता है। सिंदूर पेड़ की उत्पत्ति और इतिहास की बात करें तो सिंदूर पेड़ भारत का मूल निवासी है या नहीं, इस पर वैज्ञानिकों का मतभेद है, लेकिन पुरातात्विक खोजों में लगभग 5000 साल पुराने ऐसे चित्र मिले हैं जिनमें महिलाएं मांग में सिंदूर लगाती हुई दिखाई देती हैं। और उस समय क्या था, केमिकल का उतना ज़्यादा उपयोग तो होता नहीं था, तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ का मूल निवासी है। ठीक है, आयुर्वेद में सिंदूर को महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना गया है। पारंपरिक रूप से सिंदूर हल्दी और चूने के मिश्रण से भी बनाया जाता रहा है। भारत में वितरण क्षेत्र की बात करें तो भारत में सिंदूर का पौधा मुख्य रूप से दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में पाया जाता है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में भी इसकी खेती होती है। भारत में यह पौधा सामान्यतः छोटे स्तर पर उगाया जाता है, हालांकि इसके आर्थिक महत्व को देखते हुए इसकी खेती का विस्तार हो रहा है। संरक्षण एवं उपयोग से जुड़ी सरकारी योजनाओं की बात करें तो राष्ट्रीय औषधि पौधा बोर्ड सिंदूर सहित कई औषधि और उपयोगी पौधों के संरक्षण, प्रजनन और प्रचार के लिए कार्य करता है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की बात करें तो भारत में जैव विविधता के संरक्षण के लिए नीति निर्धारण और संरक्षण कार्यक्रम संचालित करता है। वन विभाग की पहल
भी है इसमें कुछ शामिल। तो कुछ राज्यों में सिंदूर के प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग सुनिश्चित करने के लिए परियोजनाएं चल रही हैं। सतत कृषि की बात करें तो प्राकृतिक रंगों की मांग बढ़ने के कारण किसानों को सिंदूर की खेती को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता दी जा रही है। सिंदूर के पौधों के लिए जलवायु और मृदा कैसी चाहिए होती है? तो सिंदूर के पौधे के विकास के लिए फ्रॉस्ट फ्री और गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसे पूर्ण सूर्य रोशनी की आवश्यकता होती है। यह लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में उग सकता है, लेकिन तटस्थ से हल्के क्षारीय मिट्टी इसकी वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त होती है। प्रमुख चुनौतियां क्या हैं सिंदूर के पौधे के लिए? तो भारत में सिंदूर की खेती अभी अपेक्षित स्तर तक विकसित नहीं हो पाई है। जलवायु परिवर्तन और मौसम की अनिश्चितता इसके विकास को प्रभावित कर रही है। प्राकृतिक आवासों का क्षरण हो रहा है और असंगठित उपयोग जैव विविधता के लिए खतरा बना हुआ है। इसके अलावा किसानों को बेहतर बीज, तकनीकी सहायता और बाजार तक पहुंच प्रदान करने में कमी भी एक बड़ी चुनौती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो आपदा रोधी, यहाँ पर टोधी हो गया, रोधी है, ठीक है, अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की 2025 की थीम है। तो ऑप्शन ए कह रहा है तटीय क्षेत्रों के लिए एक लचीला भविष्य तैयार करना। ऑप्शन बी कह रहा है तटीय क्षेत्र के लिए अनुकूल जलवायु। ऑप्शन सी कह रहा है जलवायु परिवर्तन और तटीय क्षेत्र का महत्व। ऑप्शन डी कह रहा है एक लचीला भविष्य एवं तटीय क्षेत्र। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही है, तटीय क्षेत्रों के लिए एक लचीला भविष्य तैयार करना आपदा रोधी अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की 2025 की थीम है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो आपदा रोधी अवसंरचना के लिए वैश्विक प्राथमिकताएं तय की गई हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने ICDRI 2025 में आपदा रोधी अवसंरचना के लिए वैश्विक प्राथमिकताओं को रेखांकित किया है। भारत की 5 प्रमुख वैश्विक प्राथमिकताएं हैं, जैसे आपदा प्रतिरोध या आपदा जोखिम का सामना करने की क्षमता को शिक्षा में शामिल करना। जैसे हम स्कूल के स्तर पर हो, कॉलेज के स्तर पर हो या तकनीकी स्तर पर जो भी या प्रोफेशनल शिक्षा में जब हम आपदा को शामिल करेंगे और उसके जोखिमों को बताएंगे, उसके प्रतिरोध को यानी रेजिस्टेंस को, उससे किस तरीके से बचाव किया जा सके, उसको जब शिक्षा में शामिल करेंगे तो जब आपदा के समय हम ऐसे कंडीशन में फंस जाएं तो हम अपने आप को बाहर कर सकते हैं, साथ ही साथ पूरे वर्ग को भी बाहर कर सकते हैं और मानव कल्याण की कामना कर सकते हैं। आपदा प्रतिरोध के लिए एक वैश्विक डिजिटल डिपोजिटरी तैयार करना, डिपोजिटरी होगा, ठीक है, डिपोजिटरी तैयार करना, ठीक है। विकासशील देशों की वित्त पोषण तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नवीन वित्त पोषण प्रणाली को बढ़ावा देना। अगला है भारत द्वारा लघु द्वीपीय विकासशील देशों को बड़े महासागरीय देशों के रूप में मान्यता दिए जाने की पुष्टि करना, साथ ही उनकी सुभेद्यताओं पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता पर बल देना। और 5वां है प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करना, ठीक है। तो ये 5 प्राथमिकताएं दी गई हैं भारत की। आपदा रोधी अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी ICDRI के प्रमुख निष्कर्ष की बात करें तो SIDS में कॉल टू एक्शन फॉर कोस्टल रेजिलियंस लॉन्च किया गया। इसमें तटीय अवसंरचना में लचीलापन बढ़ाने के लिए सिफारिशें की गई। साथ ही 2034 तक SIDS जैसे सुभेद्य क्षेत्रों को प्राथमिकता देना है। इस पहल में 2025 और 2034 के बीच आसानी से वित्त जुटाने तथा मजबूत अवसंरचना के निर्माण के लिए 10 कार्रवाइयों को रेखांकित किया गया है, जैसे सीड्स ग्लोबल डेटा हब 2.0 लॉन्च करना, 2030 तक सीड्स में 100% बहु आपदा प्रारंभिक चेतावनी कवरेज सुनिश्चित करना, सीड्स के लिए वन स्टॉप प्रमाणन प्रक्रिया विकसित करना, जलवायु वित्त को मजबूत करने के लिए वित्त मंत्रालयों के भीतर लचीलापन प्रतिरोध इकाइयां स्थापित करना आदि। अब यहाँ पर सीड्स का क्या मतलब है, बार बार सीड्स आ रहा है, तो इसका मतलब है स्मॉल
आइसलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। ठीक है, चलिए आगे को बढ़ें। तो निवेश ढांचे को बेहतर बनाना, नीतिगत, वित्तीय और तकनीकी मानकों को एकीकृत करके मजबूत तटीय अवसंरचना के विकास के लिए समय पर प्रभावी एवं मापनीय वित्त पोषण सुनिश्चित करना है। यूरोप में पहली बार मेजबानी हुई है। इसका आयोजन फ्रांस के नीस शहर में किया गया था। इससे इस सम्मेलन का प्रभाव व्यापक हुआ है तथा समावेशी संवाद और साझेदारी को बढ़ावा मिला है। तो अगर प्रश्न में आ जाए कि ICDRI की 2025 की बैठक कहाँ पर हुई, तो फ्रांस के नीस शहर में आयोजित किया गया था। आपदा रोधी अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में बात करें, ये रोधी है। तो यह आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन के तहत जलवायु अनुकूल, तटीय लचीलेपन और सतत विकास पर चर्चा एवं कार्रवाइयों को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच है। CDRI भारत द्वारा जलवायु कार्रवाई और आपदा जोखिमों को कम करने हेतु अवसंरचनाओं की प्रतिरोधकता मजबूत करने के लिए शुरू किया गया एक वैश्विक गठबंधन है। इसका लक्ष्य 2050 तक आपदा रोधी अवसंरचनाओं में 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करना है। तो ये लक्ष्य याद रखिएगा, 2050 तक आपदा रोधी अवसंरचना के लिए 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करना है। उद्देश्य क्या है, तो विज्ञान, नीति और वित्त के बीच सेतु बनाकर दुनिया भर के सुभेद्य तटीय समुदायों के लिए एक सुरक्षित एवं मजबूत भविष्य तैयार करना है। 2025 की थीम की बात करें तो तटीय क्षेत्रों के लिए एक लचीला भविष्य तैयार करना 2025 की थीम थी। तो ये था दोस्तों आज के लिए डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम, और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इसकी महत्वता को समझ रहे होंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जो भी तथ्य रहते हैं, जो भी समसामयिक घटनाएं रहती हैं, उन्हें आप तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है RGS द्वारा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी के लिए एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगा। और MCQ तो एक माध्यम होता है उस समसामयिक घटना की पहुंच प्रदान करने के लिए, लेकिन उसकी व्याख्या उससे भी महत्वपूर्ण होती है। तो आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है, और अपनी गति को धार देते रहिए। इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।